हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अच्छा वह होता है जो अच्छे कार्यों को करता है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अच्छा वह होता है जो अच्छे कार्य को करता है। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले का आपने पढ़ लिया होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस में हमने बताया था कि 3 कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट के कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। इसमें केवल पास्ट परफेक्ट के कंडीशनल सेंटेंस ही नहीं देखेंगे, बल्कि जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है उसको भी देखेंगे। और यकीन मानिए कि कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है कि जिसमें कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन ना किया जाता हो, चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो इसको आपको जानना ही पड़ेगा, बगैर इसके आप कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन क्या होता है? दरअसल शर्त होता है। कंडीशनल सेंटेंस को सशर्त सूचक वाक्य कहते हैं, यानी कि इसमें शर्त रहेगा, यदि तुम यह करोगे तो वह हो जाएगा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह नहीं होगा। तो इस तरह का कंडीशन होता है, शर्त होता है। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस में मैंने पहला लिखा है इफ़ क्लाज। इफ़ क्लाज को आपको जानना पड़ेगा, यानी कि ऐसा क्लाज जो इफ़ कंजक्शन से जुड़ा रहेगा, क्योंकि इफ़ जो है ये कंजक्शन है। तो कंजक्शन को हमने पहले भी डिस्क्राइब किया कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन 2 या 2 से अधिक वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। तो इफ़ क्लाज का मतलब हो गया कि ऐसा क्लाज, क्लाज का मतलब एक वाक्य, एक ऐसा वाक्य जो क्लाज को हम उपवाक्य कहते हैं, लेकिन आप वाक्य समझिए। ऐसा वाक्य, ऐसा क्लाज जो इफ से जुड़ा रहेगा उसको हम इफ क्लाज कहेंगे। तो इफ क्लाज अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा जो सेंटेंस होना चाहिए उसमें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर मान लीजिए यही चीज़ें ऐसे होती हैं, पलट के होती हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जो दूसरा कंजक्शन यानी कि जो इफ क्लाज वाला सेंटेंस है, इफ क्लाज है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यानी कि अगर पहला पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और अगर पहला वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो दूसरा इफ क्लाज यानी कि पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अब इसको कैसे एग्जाम में कैसे पूछता है और आपको जानना कैसे चाहिए। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि यहाँ पास्ट परफेक्ट दे देता है, इफ क्लाज के साथ पास्ट परफेक्ट दे देता है, और यहाँ वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देता है, और आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ गलती कहाँ है। तो यही आपको देखना कि गलती कहाँ हो रही है। जैसे पास्ट परफेक्ट है, इफ क्लाज है, तो फिर यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस सेंटेंस को एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे इफ I had gone there, if I had gone there, यदि मैं वहाँ गया। देखिए पास्ट परफेक्ट में है I had gone there, if I had gone there, तो दूसरा सेंटेंस जो होना चाहिए वह would have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। जैसे देखिए if I had gone there, I would, यहाँ would का प्रयोग आपने किया, तो आप यहाँ देखिए कि वुड का प्रयोग हमने किया और ये पास्ट परफेक्ट में है, तो यहाँ हैव का प्रयोग होना चाहिए, वुड हैव। जब किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है तो ऐसे पोजीशन में, चाहे वुड हैव हो, चाहे शुड हैव हो, चाहे कुड हैव हो, कुछ भी हैव हो, तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। अब देखिए इफ आई हैड गॉन देयर, आई वुड हैव मेट हर। यदि मैं वहाँ गया होता, यदि मैं वहाँ गया होता तो उसे जरूर मिला होता। ऐसे हो गया। अब दूसरा देखिए शी वुड हैव, शी वुड हैव। अब देखिए जहाँ हैव लग गया ना, तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुछ भी वर्ब हो यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा। शी वुड हैव गिवन मी, गिवन मी समथिंग,
समथिंग, शी वुड हैव गिवन मी समथिंग इफ, देखिए वह मुझे कुछ ना कुछ जरूर दी होती, इफ आई हैड, अब यही ध्यान देना है, हैड का मैं प्रयोग कर रहा हूं, यानी कि वुड हैव वाले सेंटेंस को हम अगर इफ कंजक्शन से जोड़ते हैं तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, इसी चीज को याद रखना है। आई हैड, इफ आई हैड डिमांडेड हर, तो ये रहा पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस। अब हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर इफ क्लॉज के साथ अगर कोई काल्पनिक शर्त है या झूठी सोच है, जैसे आप सोचते रहते हैं ना, काश मैं प्रधानमंत्री होता, नहीं, यदि मैं अमिताभ बच्चन होता, यदि मैं अजय देवगन होता, ऐसे जब आप सोचते रहते हैं, यानी कि काल्पनिक शर्त होता है, झूठी सोच होती है, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि इफ क्लॉज के साथ जो सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर आएगा या तो प्लूरल आएगा। तो इसमें क्या होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, इफ, यहाँ आई जो होता है, आई में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई को देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में यह प्लूरल होता है, लेकिन जैसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो वहाँ सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर के नाते यहाँ वाज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आई वेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि यह एक काल्पनिक शर्त होने जा रहा है, जैसे इफ आई वेयर अजय देवगन ना, देखिए इसका मतलब हो गया कि काश मैं अजय देवगन होता। अब ऐसे पोजीशन में जब आप कल्पना करते हैं, झूठी कल्पना करते हैं, काल्पनिक शर्त रखते हैं, तो ऐसे पोजीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इफ आई वेयर अजय देवगन, आई वुड एक्ट इन मूवीज, यदि मैं अजय देवगन होता तो मूवी में मैं अभिनय कर रहा होता। एग्जाम्पल के लिए दूसरा देखिए, इफ ही वेयर माई हस्बैंड, आई वुड डिमांडेड मोर मनी। इफ ही वेयर माई हस्बैंड, यदि वह मेरा पति होता तो आई वुड डिमांडेड मोर मनी, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे मांगा करती। दूसरे कंडीशनल सेंटेंसों को देखिए, इसमें क्या होता है, इसी चीज़ को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ये चीज़ें आप याद नहीं करेंगे समय पर तो आपको मतलब आप परीक्षा में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, इन चीज़ों को याद रखना है। यदि इफ क्लॉज है और इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें मे का प्रयोग होगा जब संभावना व्यक्त किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कैसे, जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, मैं एक ही तरह का एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको कम से कम एग्जाम्पल याद रहे। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता है, तो इफ क्लॉज में तो का अंग्रेजी कामा होता है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही में पास इन द एग्जाम, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो एग्जाम में पास हो सकता है। संभावना व्यक्त करने के लिए यहाँ मे का प्रयोग किया गया है। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है,
इफ क्लॉज अगर है और वहां पास्ट इंडिफिनिट है तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ माइट का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि इसी सेंटेंस को फिर से देखिए, इफ ही वर्कड हार्ड, देखिए इसको पास्ट इंडिफिनिट में हमने कर दिया, इफ ही वर्कड हार्ड कामा लगा करके ही माइट पास इन द एग्जाम। अब दोनों का अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ होगा यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह परीक्षा में पास हो सकता है, और इसका अर्थ हो गया कि यदि उसने कठिन परिश्रम किया तो वह परीक्षा में पास हो सकता था, भी कर सकते हैं, हो सकता है। यदि उसने कठिन परिश्रम किया तो परीक्षा में पास हो सकता है। तो ऐसे में जब यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो इसको हम मे का प्रयोग करेंगे, और जब यह पास्ट इंडिफिनिट में हो तो फिर हम यहाँ माइट का प्रयोग करेंगे। और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, चाहे मे हो अथवा माइट हो, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। तीसरा क्या कर रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो और यहाँ कंजक्शन के रूप में सो दैट का प्रयोग हो तो फिर सब्जेक्ट के साथ मे का प्रयोग करेंगे, और पास्ट इंडिफिनिट में हो तो सो दैट के साथ सब्जेक्ट प्लस माइट का प्रयोग करेंगे। सो दैट मीन्स होता है ताकि। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ताकि वह परीक्षा में पास हो जाए। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह सफलता प्राप्त कर ले। तो मे का प्रयोग देखिए संभावना के लिए होता है। जैसे आप मे का प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप ऐसे भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं, या मे के प्रयोग में आप कह सकते हैं मे आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए। लेकिन यहाँ परमिशन मांगने के लिए है, और जो आप मे आई कम इन कहते हैं, मे आई कम इन सर, वहाँ अनुमति मांगने के लिए होता है। लेकिन यहाँ जो आप कर रहे हैं यह संभावना व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है। तो ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ताकि वह परीक्षा में पास हो जाए या परीक्षा में पास हो सके। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके या सफलता प्राप्त कर ले। तो ऐसे में हो जाएगा सो दैट ही मे गेट सक्सेस, ही मे गेट सक्सेस। अगर यही पास्ट इंडिफिनिट में है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट ताकि ही माइट गेट सक्सेस। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके। तो इस चीज को ध्यान देना है, मेन चीज यही ध्यान देना है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो मे का प्रयोग होगा इसके साथ, जो सेकेंड क्लॉज होगा, या ये कहें कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और इफ क्लॉज वाला अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज में माइट का प्रयोग होगा। और यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट है और कंजक्शन सो दैट से जुड़ा हुआ है तो मे का प्रयोग होगा। अगर यह पास्ट इंडिफिनिट में है और कंजक्शन सो दैट से जुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ माइट का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जो परीक्षाओं में पूछा जाता है इसी को फर्क कर दिया जाता है, मे माइट में, या वुड शुड कर दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाएगा। तो उसको आपको यही देखना है कि पहला सेंटेंस किस में है और दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, मतलब टेंस के सीक्वेंस क्या होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि पास्ट इंडिफिनिट हो और कंजक्शन के रूप में आफ्टर लगा हो तो फिर दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यह पास्ट परफेक्ट में पहले है और फिर कंजक्शन आफ्टर लगा हो या बिफोर लगा हो तो यह पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए। मतलब अगर दो क्लॉज हैं तो अगर एक क्लॉज पास्ट इंडिफिनिट में है तो दूसरा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अगर एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा क्लॉज पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए। आपने
पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यह कंडीशन आपको बताया जाता है, तो यह कंडीशनल सेंटेंस ही है। इसको आप सीक्वेंस ऑफ टेंस भी कह सकते हैं और कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरे एग्जाम्पल को ले रहा हूं क्योंकि आप लोग दूसरा बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे द पेशेंट हैड डाइड। आपने पढ़ा होगा कि मरीज मर गया था बिफोर द डॉक्टर केम। अब इस सीक्वेंस को आप देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आपने पाया क्या कि देखिए यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो फिर दूसरा जो एक कंजक्शन लगा है, तो कंजक्शन लगने के बाद जो सेंटेंस बना है यह पास्ट इंडेफिनिट में बना है। तो इस सीक्वेंस को जानना जरूरी है कि अगर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और देख लीजिए पहला क्या कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर एक होता है और फिर आफ्टर लगा है कंजक्शन तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। जैसे I came after he had gone। इसका अर्थ जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा उसके जाने के बाद मैं आया, यानी कि मैं आया उसके जाने के बाद। तो यहाँ देखिए आफ्टर जो लगा हुआ है, आफ्टर और बिफोर ये दोनों बताते हैं कि अगर एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अगर पहला पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यही टेंस का सीक्वेंस है। दूसरा सीक्वेंस क्या बताता है कि प्रेजेंट या पास्ट, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या पास्ट, सॉरी यहाँ गलती हो गई थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट या फ्यूचर की हम बात करेंगे। अगर मान के चलिए कि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, अब वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मतलब नहीं है, या फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से मतलब नहीं है। बस बात हो रही है कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की कोई भी हो सकता है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस में हो सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे सीता सेज दैट, ये देखिए कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो सीता सेज दैट राम इज गोइंग, सीता ने कहा कि राम जा रहा है। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आप चाहें तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे अर्थ रहेगा वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन में कैसे पूछता है, अगर मान लीजिए यही रहता है सीता सेड दैट, सीता ने कहा कि राम जा रहा है, तो राम इज गोइंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ गलती क्या हो रही है कि यह देखिए, जब इसको आप रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सीता सेड, सीता ने कहा कि राम जा रहा है, तो राम जा रहा है, भले ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ राम जा रहा है, लेकिन उसको मैं बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ। तो इस कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा वाज, भले मैं बोल रहा हूँ कि सीता कहे कि राम जा रहा है, बोल आप यही सकते हैं, लेकिन लिखना आपको वाज होगा। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच कह लें या प्रिंसिपल क्लॉज कह लें या पास्ट टेंस में होगा तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए। इसको देखिए आप, पास्ट टेंस यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में है तो कंजक्शन के बाद पास्ट टेंस ही होना चाहिए, भले आप उसका अर्थ प्रेजेंट में निकाल रहे हों। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंडीशनल सेंटेंस में या सीक्वेंस ऑफ टेंस में आप कह सकते हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम, अगर यह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, प्रूवर्ब्स है, इडियम्स है,
या प्रिंसिपल है कोई, तो फिर ये सेंटेंस किसी भी टेंस में यानी कि प्रेजेंट में हो सकता है इसको पास्ट में रहते हुए। तो इस चीज़ को जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।